बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी 10 में खुश आमदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसकून हुआ होगा। एजुकेशन किसी भी कौम के लिए बहुत ज़रूरी होती है और एजुकेशन को फुलफ़िल करने के लिए कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ मयार होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन की जो तरजीहात हैं वो उस तरह से पूरी नहीं की जा रही हैं। रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा मुतासिर आ रहा है। तो हालिया जो फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत थे। रीज़न ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स दे दिए गए बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन एक सब्जेक्ट में कम नंबर देकर रिज़ल्ट को मुतासिर कर दिया गया, जो कि आने वाले दौर के, आने वाले मुस्तकबिल के लिए उन बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्या रीज़न्स हैं? क्या हमारे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम, पेपर चेकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है? क्या रीज़न्स हो सकती हैं? किस तरह से इस चीज़ में इस्लाहात लेकर आई जा सकती हैं? और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम इंसान की ज़िंदगी पे बड़े असरात डालता है। अगर मौसम अच्छा है तो हम देखेंगे कि हमारी तबीयत में बड़े खुशगवार से असरात होते हैं। फैसलाबाद मौसम के हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत के हवाले से तो हम अक्सर इनिशिएटिव लेते हैं। हमारे अगर सर दर्द हो रहा होता है हम फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करते हैं, लेकिन कभी कभी डिप्रेशन, एंजाइटी इंसान की तबीयत को बड़ा मुतासर कर रहे होते हैं। ऐसे में जब हमने मदद मांगनी होती है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा हेजिटेट फ़ील करते हैं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क किस तरह से है, और इसके साथ साथ आजकल के बच्चों के हवाले से बात करें, जो कि अमूमन 2 से 3 साल इंसान के बिहेवियर डेवलपमेंट की एज होती है, स्पीच का काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इशू आ रहा होता है, तो इसकी क्या रीज़न्स है, इस पे भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जी, सब्जियों के भाव ताव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने की कीमत आज कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार है। हम देखते हैं कि सुबह के औकात में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रात को भी मौसम जो है वो कदरे बेहतर और हल्का सा खुनकी सी हमें महसूस हो रही होती है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। जी मरियम, बताइएगा कि आज के वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से पहले बात कर लें तो फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो चुका है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। रातें और सुबह जो है वो ठंडे हो गए हैं, लेकिन दर्जा हरारत में कमी भी वाक़या हो चुकी है। फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। लेकिन दूसरी जानिब शहर फैसलाबाद जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त के अंदर शामिल हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो फैसलाबाद में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 675 रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 600 से ज़ायद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से फैसलाबादी जो हैं वो बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनती शहर है और सनती शहर में मौजूद फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, और उसके साथ साथ फसलों की बाक़ियात को भी आग लगाया जा रहा है। और हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर काबू पाने में नाकाम नज़र आती है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है शहरियों को। उनका यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, घरों से गैर ज़रूरी सफ़र के लिए ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ता है तो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल लाजमी तौर पर है, ताकि अपनी एहतियात जो है वो खुद की जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफ़सीलात से आगाह करने के लिए। जी, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि माशरे की तरक्की की जो डिपेंडेंसी है वो एजुकेशन पे है, लेकिन म्यार एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत कितनी ज़्यादा मुतहरिक है। और अगर रिज़ल्ट के नताइज जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के वो ख़राब आते हैं, ख़ास करके फ़र्स्ट ईयर के, तो हम देखते हैं कि उनकी पूरी लाइफ सफ़र कर सकती है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। हालिया जो कि इशू है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं कि फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में मार्किंग सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर केमिस्ट्री के नंबर अच्छे हैं, फ़िज़िक्स के अच्छे हैं, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्लामियात या माशरती उलूम या सोशल साइंस के जो नंबर है, सोशल स्टडीज़ के, वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे ग्रेडिंग सिस्टम और परसेंटेज पर सवालिया निशान है। इस पर जी बात करेंगे, और इस पर टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कासिम भुट्टर साहब ने, जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन पंजाब हैं। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं कासिम साहब आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जहांगीर आप?
बहुत शुक्रिया जहांगीर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कासिम साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस इशू को? हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, एक फॉर एग्जांपल ABC एक स्टूडेंट है, उसके बाकी सब्जेक्ट में बड़े अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसे D ग्रेड दे दिया है या C ग्रेड दे दिया है, तो उसके पूरे रिज़ल्ट जो है वो मुतासर हो रहा है। तो इस इशू को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एजुकेशन पे हमेशा जो है वो बात की है। अब इसमें अलमिया बहुत बड़ा ये है कि हमारे मार्किंग सिस्टम इसमें जो है वो डिपेंड करता है। उससे पहले हम बच्चों की ग्रेडिंग इस हवाले से करते हैं कि बच्चे ने 10th में मार्क्स कितने लिए हैं। जब बच्चा 10th में अच्छे नंबर लेके फर्स्ट ईयर में आता है तो उसके बाद जो है वो बच्चे के पास एक डिसिप्लिन चूज़ करने का ऑप्शन होता है। वो अपने मार्क्स की जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर अपना ग्रेड देखता है कि मेरा ग्रेड कौन सा है और मुझे आगे डिसिप्लिन कौन सा चूज़ करना चाहिए। फिर वो FSC मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS, FA, FAIT कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। जब वो बच्चा अपने मैट्रिक की मार्क्स के ऊपर जो है अपना सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन चूज़ करता है, उसके बाद बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर के जब पेपर देता है तो उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स जो हैं जब होते हैं तो उसकी मेहनत जो है उसके रिज़ल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक बच्चा उसने A+ ग्रेड दिया है बायोलॉजी में, फ़िज़िक्स में भी उसके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, इस्लामियात उर्दू में बड़े अच्छे नंबर हैं। अगर FSC मेडिकल का बच्चा है तो इस दफ़ा जो देखने में आया है वो हमारा ये है कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में उस बच्चे का D, E या उसको फेल कर दिया बिल्कुल है। इसी तरह से सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है उसके पूरे फैसलाबाद की अगर हम देखें बोर्ड में तो मैक्सिमम कॉलेज जो हैं उनके साइंसेस के सब्जेक्ट्स जो हैं उनके नंबर जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर दो में बहुत अच्छे हैं तो एक में बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है। उसके बाद बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको रीचेक करवा सके। बोर्ड एक ऑप्शन देता है कि आप पेपर को रीचेक करवाएं। अब रीचेक की फ़ीस जब बच्चा जमा करवाता है तो वहाँ पे रीचेकिंग नहीं होती, वहाँ पे होती है रिकाउंटिंग। बिल्कुल। अब बच्चे ने अगर ठीक किया है ना तो उसको एग्जामिनर ने अगर क्रॉस किया हुआ है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे बच्चा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उन्हीं मार्क्स के साथ जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे, या फिर वो दोबारा उस क्लास को छोड़ के दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ले। क्योंकि उसका डिपेंड करता है कि आगे उसने अगर BS में एडमिशन लेना है ना तो अब BS का एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के ऊपर होता है। तो अगर उसके फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की ग्रेडिंग बेहतर होगी ना तो आगे BS में उसका एडमिशन जो है वो बेहतरीन जगह पे उसका मेरिट बन सकता है। तो अब मसाइल ये हैं कि उस बच्चे के साथ इस हवाले से ये ज़्यादती होती है कि अगर उसने ठीक लिखा होता है ना तो उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से, और ये चीज़ बड़े उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएगा तो वो किस तरह से अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करेगा। और प्राइवेट में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, इतना स्कोप भी नहीं है कि वो ये अपनी तालीम जो है हायर एजुकेशन के हवाले से कंटिन्यू कर सके। जहांगीर, आप इस इशू को किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, इस हवाले से हमेशा ही एजुकेशन बोर्ड जो है वो उसकी जो पेपर मार्किंग है, क्वेश्चन मार्क उसके आगे लगा रहा है कि 9th से शुरू हो जाएं, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 एग्ज़ाम बोर्ड लेता है। और इसकी जब पेपर मार्किंग होती है, अब देखें साल में इनका यही काम है एग्ज़ाम लेना, मेन सबसे बड़ा काम जो इन्होंने फिज़िकली, बाकी तो सर्विसेज हैं, किसी ने करेक्शन करवा ली या किसी ने सनद के लिए अप्लाई कर लिया या कुछ बाकी सर्विसेज हैं। ये प्रैक्टिकली जो इन्होंने एक काम करना होता है साल में, ये भी इनसे ठीक नहीं होता। अब हर साल बेशुमार लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं इस आसरे पर कि उन्हें उनका पेपर देखने को मिलेगा और उसमें वो गलतियां ढूंढेंगे। गलतियां वो ढूंढने के बावजूद उन्हें, जैसे अभी कासिम बुटर भी बता रहे थे, कि सिर्फ रिकाउंटिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह कि ये हर क्वेश्चन पे टिक हुआ है नहीं हुआ। अब टिक उसने अगर क्रॉस कर दिया है तो आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। ये उसको अथॉरिटी दे दी गई कि वो स्याह सफ़ेद का मालिक है, बच्चा जो मर्ज़ी करे। जो एग्ज़ामिनर ने, जो पेपर मार्कर ने वो कर लिया। अच्छा, इसका आप देखें गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ऐलानात करती है, जी हमने एरर फ्री बना दिया, हमने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, हमने चेकर रख दिए, उसके ऊपर सुपर चेकर रख दिए, 2 से 3 हाथों में गुजर के पेपर आपका मार्क होता है। उसके बावजूद इतनी गलतियां आना, उसके बावजूद इतने ब्लंडर आना। अब देखिए किसी एक बच्चे के साथ हो तो वो मानने में आता है कि शायद वो बच्चा उस सब्जेक्ट में वीक रह गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन अगर पूरी क्लास का एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं और पूरे बोर्ड में एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि बाकी सब में बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, A ग्रेड आ रहे हैं, B ग्रेड आ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उन्हीं बच्चों के C और D ग्रेड आ रहे हैं पूरी क्लास के। कोई एक बच्चा हो तो ये हो सकता है कि उस बच्चे की हो कि उसकी वो सब्जेक्ट में ग्रिप नहीं थी, लेकिन थ्रू आउट आपका गज़ट आप देख लें
तो सबसे ज़्यादा मार्क्स परसेंटेज में कमी उस सब्जेक्ट की होना ये क्वेश्चन मार्क है कि जहाँ पर वो मार्किंग हुई है उनको पकड़ना चाहिए। और यकीनी तौर पर इस हवाले से अब इतना बड़ा जो इशू हो चुका है, इस हवाले से कम 40 से 50 पेरेंट्स कमिश्नर फैसलाबाद को एप्लीकेशन दे चुके हैं अपने रिज़ल्ट कार्ड लगाकर कि ये बच्चों का रिज़ल्ट देखें, उनके ओवरऑल परसेंटेज देखें और उनका एक सब्जेक्ट में नंबर देखें। लेकिन उस पर भी अभी तक खामोशी है, कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया उस अंदाज से जो होना चाहिए था। क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आ रही है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस हवाले से ये डिसीजन लेना चाहिए कि मखसूस सब्जेक्ट जो है वो सारे पेपर दोबारा चेक करवाएं। बिल्कुल इसी तरह से एरर की गुंजाइश तो रहती है। और क्योंकि अब इसका नुकसान उन्हें सारी उम्र चलना है, क्योंकि अब सारी यूनिवर्सिटियाँ फर्स्ट ईयर पे एडमिशन करती हैं। अब देखिए सेकंड ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर दे, लेकिन जब तक उसका सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है उस वक्त तक तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन बल्कि क्लासेस भी शुरू हो चुके होंगे। तो वो बच्चा अक्सर अगर किसी की सप्ली आ गई वो तो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं कर सकता। और अगर किसी के नंबर कम आ गए तो वो मेरिट में नहीं आ सकता। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस जो हैं वो इतनी हाई हैं, और जो कि आम इंसान है जिसकी कुव्वत ख़रीद बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, वो किस तरह से अपने बच्चे को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये निज़ाम के तकाज़े हैं, इन्हें नो डाउट फुलफ़िल होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर गलतियों की गुंजाइश मौजूद है उस सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। कासिम साहब, यहाँ पर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एरर सिस्टम है, पेपर रीचेकिंग के हवाले से रिकाउंटिंग है। मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होते हुए देखा है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट्स सिर्फ पेपर रीचेक करवाते हैं, रिकाउंट होता है तो अगेन वही रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो इस इशू को कोई प्रॉपर तरीके से रिज़ॉल्व करना अब आज के दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो स्टूडेंट को लिवरेज नहीं देंगी। जी, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि बोर्ड की बहुत सारी इस्लाहात जो हैं वो उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, अभी सिर्फ इशू ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, इशू ये भी है कि वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उस बच्चे ने इस चीज़ को सोच के तालीम भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, अपना कम्बिनेशन चेंज कर देते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से। जैसे जहांगीर ने बात की है कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में ये बहुत ज़्यादा इशू आया है। अब उसके ऊपर एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि अगर उसको ठीक लिखे को क्रॉस किया गया है तो कम अज़ कम उस चेकिंग करने वाले बंदे की इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर हेड एग्जामिनर जो बैठता है उससे पूछगिछ होनी चाहिए, उनकी पेमेंट होती है बाकायदा। बच्चा जब एग्जामिनेशन फ़ीस देता है तो बाकायदा उसमें अमाउंट उसकी शामिल की जाती है, पेपर उसके बाद लिया जाता है। तो अगर बच्चे ने ठीक लिखा है, उसको क्रॉस कर दिया गया है तो उसके ऊपर बाकायदा जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर बच्चे ने गलत लिखा है तो उसका तो इशू ही नहीं है ना, वो तो उसके ठीक है एग्जाम आप पेपर रीचेकिंग की फ़ीस भी बच्चा जो है वो खुद अपनी पॉकेट से पे करता है। ठीक है, अगर उसके पेपर में मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होती, अगर नहीं बढ़ते तो रिफ़ंड नहीं होती, अगर बढ़ जाते हैं तो वो अमाउंट जो है वो रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन वो रिकाउंटिंग होती है। लेकिन अगर ठीक लिखा हुआ बच्चे का क्रॉस किया गया है तो कम से कम बोर्ड हायर अथॉरिटीज़ को या हायर एजुकेशन कमीशन या डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले। इसकी बाकायदा कोई कमेटी बननी चाहिए और वो कमेटी जो है वो इन चीज़ों का जायज़ा ले कि अगर बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं तो इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं हैं। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं, एक तो बच्चे को जो पढ़ाया गया है क्या वो पेपर में नहीं आया, अगर तो वो पेपर में आया और बच्चे ने उसको ठीक लिखा है तो फिर इसका मतलब है चेकिंग करने वाले का कसूर है। चेकर के अंडर पे भी तो गलतियां हो सकती हैं, हम क्यों इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर चेकर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन चेकर क्योंकि गलती है, एरर की गुंजाइश है, ह्यूमन एरर आ सकता है, तो इस चीज़ को, इस मामला को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे ना लगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन के मसाइल के हवाले से। फ़र्स्ट ईयर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन में ये चीज़ बड़ी डिपेंड कर रही होती है। तो आपके जो मुस्तकबिल है ये फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अगर ख़राब आएगा तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो हुकूमत की तरजीहात में वो फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो क्यों मुतासिर दिखाई देते हैं। वो स्मार्ट सिलेबस की सूरत में हो, पहले तो सिलेबस का तयन करने के हवाले से हम देखते हैं बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद स्मार्ट सिलेबस जो कि अभी भी ताख़ीर का शिकार है, तो इसमें फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। कासिम भुट्टो साहब, इस इशू को भी मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना, क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर देखना चाहते हैं तो हमें उन्हें ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ़र्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस अभी तक नहीं आया, ताख़ीर का शिकार है, क्या कहेंगे? ये
पहले तो जब सिलेबस चेंज हुआ है ना, 9th का भी सिलेबस चेंज हुआ था और फर्स्ट ईयर का भी चेंज हुआ है, तो जब सिलेबस चेंज किया गया है ना, तो मेरा ख्याल है उसमें किसी भी एजुकेशनिस्ट की कोई कमेटी नहीं बनी और बिला सोचे समझे उस सिलेबस को बना दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया और बुक्स मार्केट में आ गई। फिर उसके बाद हमें ये एहसास होता है कि ये जो सिलेबस आया है ना, ये सिलेबस 2 साल में भी मुकम्मल नहीं होगा। फिर उसके बाद जो कॉलेज या स्कूल्स को चलाने वाले लोग होते हैं वो इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर एक नई कमेटी बनती है, फिर वो देखती है कि वाकई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि 9th में हुआ है। तो फिर उसके बाद एक स्मार्ट सिलेबस दिया जाता है, उसमें भी बेशुमार गलतियाँ होती हैं, फिर दोबारा उसको चेंज किया जाता है और एक नया सिलेबस दिया जाता है, स्मार्ट सिलेबस। अभी फर्स्ट ईयर का भी यही सूरत हाल है, उसकी जो बुक्स आई हैं उसका कोई नई प्लान आगे कि उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी। सिलेबस तो बुक्स आ गई हैं सारी की सारी और 3 से ज़्यादा महीने हो गए हैं बच्चों को क्लासेस देते हुए। अब 3 से ज़्यादा महीनों में टीचर भी, कॉलेज भी और स्टूडेंट्स भी तीनों ब्लाइंड होके चल रहे हैं। अब अगर कल स्मार्ट सिलेबस आता है तो उस स्मार्ट सिलेबस की सूरत हाल क्या होगी, उसमें क्या वो निकाल दिया जाएगा जो बच्चे को पढ़ा दिया गया है, या वो शामिल कर दिया जाएगा जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें इतनी ज़्यादा तख़यीर का शिकार होना और फिर उसके बाद उसका बाकायदा कोई चीज़ क्लियर मैप ना होना, ये इंतहाई बच्चों के साथ ज़्यादती है। तो हमने गवर्नमेंट से काफ़ी दफ़ा ये डिमांड की है कि इंटर पार्ट 1 का सिलेबस जो है वो फौरी दिया जाए ताकि बच्चों को उसके मुताबिक जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिले। अभी देखें कि मई में इनके फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं, तो अभी पीछे तकरीबन 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें बच्चा तैयारी कर सकता है। तो इसमें टाइम इंतहाई कम है, तो इसको बार बार जो है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है कि स्मार्ट सिलेबस जो है बताया जाए ताकि बच्चों को उस हवाले से तैयारी करवाई जा सके। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के बच्चों का मुस्तकबिल दाव में लगाना मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी हुकूमत की तरजीहात में होना चाहिए। और पॉलिसीज़ के हवाले से हमेशा जहांगीर ये शिकवा आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि स्टेक होल्डर्स यही बात करते हैं कि अब सिलेबस चेंज कर दिया है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो टाइमली प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों को आइडिया हो कि उन्होंने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है। लेकिन अगेन वही इशू हम एजुकेशन के लिहाज से भी देख रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि जो छुट्टियाँ हैं ना, गर्मियों की छुट्टियाँ, ये बहुत आइडियल टाइम पीरियड होता है पॉलिसी के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से। अब देखें, हमारा जो मैट्रिक के बाद नई क्लासेस फर्स्ट ईयर की स्टार्ट होती हैं वो आफ्टर समर वेकेशन होती हैं, क्योंकि एक रिज़ल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं मैट्रिक के और उसके बाद फर्स्ट ईयर स्टार्ट होती है। तो ये जो गैप है इसमें चूँकि टीचर भी हमारे फ्री होते हैं मोस्टली, तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो इन्होंने, क्योंकि बात तो आती नहीं हमारी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करने से, एजुकेशन पे हर साल कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं नया एक्सपेरिमेंट छोड़ देते हैं। जो बीच में फ्री टाइम था उसमें टीचर को इंगेज किया नहीं। अब देखें, नई बुक आ जाती है, नया पैटर्न आ जाता है एग्ज़ाम का, टीचर को पता ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह टीचर पिछले पैटर्न के मुताबिक एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि 25% उसमें कंसेप्चुअल आएगा, 50% आएगा, कितना आएगा। बिल्कुल ऐसे टीचर को लास्ट डे तक नहीं पता होता, क्योंकि ना एजुकेशन बोर्ड ने कभी ट्रेनिंग करवाई है, ना जो पैक्टा इन्होंने अब बना दी है, जो पहले पंजाब जैसे मुख्तलिफ इदारों को मिला के पैक्टा बना दी है। पहले टेक्स्ट बुक बोर्ड अलग था, बाकी 2-3 इदारे अलग थे। लेकिन अब पैक्टा को चाहिए कि जब वो नया करिकुलम या सिलेबस डिज़ाइन करता है तो इस अंदाज से करे कि छुट्टियों में टीचर्स की ट्रेनिंग करवाए। बिल्कुल। अब देखिए, इम्प्लीमेंट करना है क्लासरूम में टीचर ने, टीचर ही अनअवेयर है उससे। अब टीचर अनअवेयर होने से एक तो सिलेबस लेंथी आने की शिकायत बहुत थी 9th और फर्स्ट ईयर की, क्योंकि टोटली किताबें चेंज की गई 9th और फर्स्ट ईयर की। अब इतना शोर शराबा सोशल मीडिया पे हुआ, इन्होंने फर्स्ट स्टेप में पिछले मंथ 9th का सिलेबस तो स्मार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसमें से तकरीबन 50% तक के करीब वो क्वेश्चन निकाल दिए। अब बचा फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अभी तक हैं कि उनका सिलेबस स्मार्ट होगा नहीं होगा। अगर वही बात कि स्मार्ट हो गया तो जो उन्होंने आधी किताब अभी पढ़ ली है उसमें से आधे क्वेश्चन हज़फ हो गए। अब वे माइंड में उन्हें डबल माइंडेड कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। और फिर जहांगीर एक मसला आप ये भी देखेंगे, अगर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बच्चों ने पढ़ लिए हैं और वो निकाल दिए गए हैं, फिर जो टाइम बच जाएगा वो बड़ा मिनिमम सा टाइम होगा और फिर वही होगा कि हम बच्चों को रटे लगवाएंगे, ठीक है, टीचर्स ये काम करेंगे। अब ये भी एक होगा कि अब देखें, जब आया स्मार्ट सिलेबस 9th का, इन्होंने कहना ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब देखिए, ये इस तरह है जिस तरह टीचर गेस नहीं लगवा रहे होते कि इस क्वेश्चन में से ये वाला याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। अच्छा,
जो बच्चा उस दिन छुट्टी पे हुआ उसने फिर कंफ्यूज होना है। तो हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर पहले से प्लान होना चाहिए, पहले से उसकी रिवीजन होनी चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको किसी एक ज़िला में या किसी एक छोटे लेवल पर उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि जब उसको इम्प्लीमेंट करें तो जो शोर शराबा बाद में उठना है पूरे पंजाब में। अब देखिए लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, सिर्फ फैसलाबाद में ही 9th की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब बच्चा 9th में अपीयर होता है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो वो भी 1 लाख से ऊपर चला जाता है। तो अब 30-40 डिस्ट्रिक्ट अगर हों हमारे, 40 के राउंड अबाउट डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त, तो उसमें आप देख लें कितना बच्चों का नुकसान होगा कि लाखों बच्चे डिस्टर्ब होंगे 9th वाले और फर्स्ट ईयर वाले। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अब 9th वाले, अब आपकी पेपर सेक्टर को भी इन्होंने कह तो दिया है। अच्छा, उसमें ना सिर्फ लेंथी सिलेबस था बल्कि उसमें मिस्टेक्स भी थी। सही। अच्छा, हमने काफ़ी हाईलाइट भी की सिटी 41 की स्क्रीन पर, लोगों को दिखाया भी कि मैथ में गलतियां हैं। अब वो क्वेश्चन ही गलत है, उसका आंसर निकलना ही नहीं। बिल्कुल। अगर वो पेपर वाला उसको उठा के दे दे तो वो सॉल्व ही नहीं होना। इसका मतलब वो 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, वो बच्चे के तमाम बच्चों के 5 नंबर तो गए ना। बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारी गलतियां भी हैं, वो दूर नहीं की गई। जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें गलतियां करेक्ट नहीं की गई। सही। इसमें सिर्फ कुछ चीज़ों को हज़फ किया गया है कि ये एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, दूसरा छोड़ दें, चौथा छोड़ दें, 5वां छोड़ दें जी, वही रवायती तरीके जो कि हाँ, हम जो इम्प्लीमेंट गैस करते लगवाने रहते वाला हैं। तरीका होता है ना, गैस ये याद कर लो, ये छोड़ दो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पुअर प्लानिंग थी गवर्नमेंट की, किताबें अचानक से ऐसे लॉन्च कर देना। और एन बच्चे क्लास में बैठ चुके होते हैं, उन्हें पता चलता है आधी किताबें मार्केट में आ गई हैं, आधी नहीं आई। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब हमारे यहाँ चूँकि अब रिज़ल्ट के फौरी बाद जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं प्री क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर कॉलेजेस को प्री फर्स्ट ईयर में इतनी डिफ़िकल्टी आई कि किताब थी नहीं और बच्चे बैठ गए थे फर्स्ट ईयर में। तो जब किताबों के वो पिछली किताबें पढ़ा रहे हैं कि ये तो नहीं चेंज होगा जी, मतलब अपनी तरफ से ही अंदाज़ा लगा के टीचर अंदाजे लगा के पढ़ा रहे थे पहले 1 से 2 माह प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस को कि ये तो नहीं चेंज होगा, ये तो लाजमी है। बिल्कुल। एजुकेशन में ये जो तुक्के लगाने वाला सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए। कासिम भुट्टर साहब, हमने देखा है कि हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ पे ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जैसे अभी जहांगीर ने बताया कि छुट्टियाँ टीचर्स के लिए बड़ा एक अच्छा टाइम होता है कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाएं, स्टूडेंट्स की डायरेक्शन का भी उन्हें आइडिया हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। जैसे आप तो इस फील्ड में भी आपने देखा होगा कि पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, आप लोग जो मुशावरत के तौर पर बैठते भी हैं उन्हें किसी खातिर में लेकर नहीं आया जाता। तो ये जो चीज़ है ये हमारे एजुकेशन निज़ाम को कितना मुतासिर कर रही है। अच्छा, इसमें जो मुशावरत होती है ना, हमें तो खुद सोशल मीडिया से पता चलता है कि ये चेंजेस हो गई हैं या चेंजेस होने वाली हैं। ठीक है, उसमें एजुकेशन की जब पॉलिसी बनाई जाती है ना, अभी जहांगीर ने बात सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड की है, तो पूरे पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं। तो 9 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं जब एग्ज़ाम्स में 9th में अपीयर होते हैं, फर्स्ट ईयर में अपीयर होते हैं, तो उन बच्चों के लिए उनको लेके चलना अदारे का काम होता है। उनको लेके चलना हमारे इंडिविजुअल आगे बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स की पॉलिसीज़ हैं, फिर उनकी ऐसी कोई ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट्स की नहीं होती कि जिसमें अदारों को बुला के उनके हेड्स को बुला के बाकायदा बताया जाए कि नया पैटर्न ये आ गया है, नया सिलेबस ये आ गया है, ये पेपर पैटर्न होगा और इसके मुताबिक जो है वो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो पॉलिसीज़ बनाने से पहले जो है वो स्टेक होल्डर्स को, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनको सबसे पहले उनकी बाकायदा मीटिंग बुलानी चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और उनको इत्मीनान में लेके बताना चाहिए कि ये नई पॉलिसी आ रही है। क्योंकि आगे बच्चों को डील जो है वो अदारों ने करना होता है। इसी तरह से उनको डील करने के लिए पेरेंट्स को भी अदारों ने डील करना है। अगर अदारे के पास ही पॉलिसी नहीं होगी, उसके पास ही पैटर्न नहीं होगा, तो उसके बाद जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है कि अब ये सिलेबस ज़्यादा आ गया, कम आ गया, जैसे मिस्टेक्स की बात की है तो मिस्टेक्स वो भी उठा के मौजूद दे हैं। दिया और इन्होंने। हमने देखा है कि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, जिसमें स्टूडेंट्स को पता हो कि वो जिस करियर पाथ को चूज़ कर रहा है उसका फ्यूचर क्या है। लेकिन यहाँ पर सोचने की हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। हमेशा से मैं कहती हूँ कि अगर किसी कौम की तरक्की देखनी है तो ये देखना है कि वो अपने एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन की पॉलिसीज़ को लेकर कितना संजीदा और कितना सीरियस है। आई नो कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए, सिस्टम में चेंज लाने के लिए ये कोई बहुत कलील सा वक्त दरकार नहीं है, टाइम दरकार है। लेकिन जो वक्त रहते हुए कौम सीख लेती है अपनी गलतियों से, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। जहांगीर, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि पेपर चेक
चेकिंग सिस्टम के हवाले से। अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। एक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि पेपर पैटर्न का पता ही नहीं होता, अटैम्प्ट करने का नहीं पता होता, और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत के इस इशू को देखें, जिस तरह से हम बात करें कि स्मार्ट सिलेबस नहीं आया है और जो बच्चों के रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर के आए हैं वो आप लोगों के सामने है, पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात, तो ये दो इशूज़ जो है ना, ये हमारे स्टूडेंट के मुस्तकबिल को ख़राब कर रही हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, इसमें मैं हमेशा से एजुकेशन में ट्रेनिंग की अहमियत पे बात करता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग, जो इग्नोर है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग क्या की जाती है जी, क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, ठीक है, वो उसको पेपर करने का बताएं। आपका एग्ज़ाम, आपकी डिग्रियाँ सारी पेपर पे डिपेंड करती हैं, क्लासरूम में पढ़ाने पे कोई डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात कि हमें हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना, टीचर को ज़्यादा एक्टिव किया जाता है, बच्चा पैसिव रहता है। टीचर सारा दिन पढ़ा रहा है, उसको बच्चे सुनते जा रहे हैं। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बच्चे हमारे गूंगे बहरे हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है आप बस बैठ जाओ, आपने ना सवाल करना है, आपने सिर्फ जो टीचर ने डिक्टेशन करवा दिया आपने उसको नोट डाउन करते जाना है, उसको रिपीट करते जाना है। हालांकि इंटरनेशनली कहते हैं बच्चे को एक्टिव करें, बच्चे से पूछें, बच्चा पूछे, बच्चे से भी पूछें और बच्चे को कहें आप भी क्वेश्चन पूछें। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ क्वेश्चन को इतना डिस्करेज किया जाता है कि एक बच्चा क्वेश्चन पूछ ले तो टीचर कहेगा कि सारी क्लास को समझ आ गई, तुम्हें क्यों समझ बिल्कुल नहीं नहीं है, बिल्कुल ऐसे अगर है, ऐसा होता है। किसी एक बच्चे को एक बार हो जाए, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछेगा, आप बताएं, तो नहीं पूछेगा ना। नफसियाती तौर पर हमारा बच्चा इतना वो गूंगा बहरा होता नहीं है, लेकिन उसको हमारा सिस्टम बना देता है, तो वो ना बोल सकता है, ना उसको सही तरह से चीज़ें समझ आ रही हैं, वो रट्टे पे लग जाता है। जो देख रहा है ना वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड के, उसको अपनी कॉपी पे कॉपी पेस्ट करना जा रहा है, तो कॉपी पेस्ट से वो पेपर में तो नंबर ले लेगा 2-4 अच्छे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएगा, उससे ज़ुबानी जब पूछा जाएगा ना, वो बातें होगा नहीं मुझे कापी पेंसिल दो, मैं लिख के बता देता हूँ। बिल्कुल इसी आप तरह से। ये खुद अपना या मेरा या किसी का मैं कहता हूँ आप एक बच्चे से ज़ुबानी इंटरव्यू करें और एक बच्चे से तहरीरी टेस्ट लें। तहरीरी में वो बेहतर परफॉर्म कर देगा, वर्बली या वो आप सामने बैठ के वो नहीं बता सकेगा, क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को एक्सप्रेसिव नहीं बनाया। बिल्कुल इसी तरह से हमने उसको कहा है सिर्फ आपने लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, रट्टे लगाने। और जब से ये मारूजी आया, उसमें रट्टा भी थोड़ा कम हो के वो मेमोराइज वाला चक्कर आ गया कि आपने वो क्वेश्चन अगर कहीं देखा है तो आप फौरी उसका आंसर पे टिक कर देंगे, टिक 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 टिक। अच्छा, उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी तो है कि आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको आंसर डायरेक्ट। अब देखें, मैथ में आप बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट टिक लगाते हैं आंसर पे, इसका मतलब आपको वो मेमोरी में था कि इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। बिल्कुल मैथ में जवाब अगर याद हो गया तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा कमबख्ती उस बच्चे की कोई नहीं है। उसको नई आप फ्रेज चेंज करके दे दें और उसे कहें इसको सॉल्व कर बेटा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल इसी क्योंकि तरह से। उसने तो किताब में देखा इसका ये सवाल है, इसका ये जवाब ये है, जवाब है। उसने टिक लगा दिया, टिक टिक टिक। अब उसको आप कोई और सिचुएशन, कोई और अप्लाइड किस्म का क्वेश्चन दे दें तो वो नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि माजी में एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, टॉपर से ओ लेवल का एग्ज़ाम लिया गया तो तकरीबन उसमें 90% बच्चे फेल हो गए, क्योंकि उसमें अप्लाइड नोयत के क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल उसमें इसी तरह से। डायरेक्ट ये तारीफ़ें नहीं सुनते कि आप इस चीज़ की तारीफ़ लिख दें, ठीक है, उसमें अमली तौर पर वो कहाँ अप्लाई हो रहा है हमारे इर्द गिर्द वो पूछते हैं, तो वो होता ही नहीं बच्चों से हल। बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, मतलब अगर किसी को कहें कि जनाब आप एक क्रिकेट की बॉल है उसका आप पैमाइश करें, उसकी एरिया मालूम करें, तो बच्चा कहेगा मैंने तो कहीं मैंने सुना सीखा ही कि नहीं है, मुझे बॉल बताएं। का कैसे मालूम। हालांकि उसने सर्कल का एरिया तो पढ़ा ही होगा ना कहीं, तो अगर उसको सर्कल का एरिया ही नहीं पता चल रहा कैसे मालूम करना है, या उसको ये एप्लीकेशन का नहीं पता कि ये वो वाला क्वेश्चन है, तो हमारा बच्चा फेल क्यों होता है? बिल्कुल यही रीज़न। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में फेल होता है कि उसको हमने रट्टे और उसकी मेमोरी तो शार्प करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी एक्सप्लेन करने की जो कैपेसिटी है उसको बिल्डिंग की। बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ हमें बताना है कि हमारा स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है और स्टूडेंट हकीकी ज़िंदगी में या अमली ज़िंदगी में इस चीज़ को कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। कासिम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत ये बात करती हुई दिखाई देती है कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, अब कन्वेंशनल एजुकेशन का दौर नहीं रहा, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे के सिलेबस का तयन ही नहीं किया जा रहा है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें पेपर में आनी है, कौन सा सिलेबस हमने रखना है, कौन से सिलेबस के साथ हमने कंटिन्यू नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे जो बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो प्रैक्टिकलिटी की तरफ उसका पहला कदम है, वो तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है।
देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। जैसे जहांगीर ने बात की है, तो मैं ये कहूँ, जहांगीर ने जो बात की है ना, ये है एजुकेशन विद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल। हमारे इशू ये है कि जैसे अब लिखने की बात की है, तो अब तो राइटिंग वाला काम भी ख़त्म हो गया है। जो हमारे जो मरूज़ी सिस्टम है ना, उसने बच्चे की राइटिंग का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले तो चलें ये था कि बच्चे की लिखाई कम अज़ कम ठीक होती थी, अब तो लिखाई भी ख़त्म हो गई है। अब तो मेरे ख़्याल में एक सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ का भी शामिल करना चाहिए सब्जेक्ट में, ताकि बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है उसको भी इम्प्रूव करवाया जा सके। तो यहाँ तक इस चीज़ का रह गया। तो इसमें जब तक एक ओवरऑल सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, जैसे आपने बात की थी कि हेल्थ और एजुकेशन ही हमारे मुल्क की मुतासिर है, और इन्हीं दो चीज़ों से हमारा मुल्क जो है या आगे चलेगा या पीछे जाएगा। अगर इन्हीं दो के ऊपर जो है वो प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती और उनको बनाने के लिए कोई कमेटीज़ नहीं बनाई जाती, तब तक ना एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है, ना हेल्थ सिस्टम ठीक हो सकता है हमारा। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी ये कहा है कि जैसे स्मोग आती है, या जैसे अब तो इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि अदारों को बंद नहीं किया गया, बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन इसके बाद फोग, और उसका अगर हम ड्यूरेशन चीज़ों का देखें तो उसमें इतना ज़्यादा मुतासर होता है कि उसमें बच्चा जब 15 दिन या 20 दिन जो है छुट्टियों के बाद दोबारा कॉलेज या स्कूल आता है, तो उसका माइंड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो इसके साथ साथ बच्चों को अब टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर जो है उसकी एजुकेशन, जैसा कि स्किल के जो है कोर्सेज़ हैं उनकी ज़रूरत है। तो उन सिलेबस को, उनकी बुक्स को साथ में सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी एजुकेशन के साथ साथ स्किल के ऊपर भी फोकस करें और वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल के साथ साथ अपनी अर्निंग पे भी जा सके। तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने सिलेबस जब भी चेंज करना है, चीज़ों को बनाना है, तो साथ में स्किल की जो बुक्स हैं उनको साथ में शामिल किया जाए, स्किल को शामिल किया जाए, इवन के ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको भी साथ में शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं और विदाउट हेलमेट यूज़ करते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी हेड इंजरीज होती हैं। तो साथ में इन चीज़ों को सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए, जो हम प्रैक्टिकल में जो जिन चीज़ों का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है ना, उनको आपने ये भी देखा होगा कि यही रीज़न है कि हमारी स्विक सेंस नहीं है। हम देखते हैं कि रोड पे हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। प्रैक्टिकली एजुकेशन के हवाले से हम अमली ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनका हम सामना कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हम डिसीजन मेकिंग की स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करें, कौन सी स्किल जो है वो हमारे लिए अर्निंग का बायस बन सकती है, या किस तरह से हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे माशरे के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन के तकाजे को पूरे करती है। फर्दर भी एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुश आमदीद जी। बात कर लेते हैं गोल्ड मार्केट में गोल्ड की कीमत क्या चल रही है। सोने की एक दफ़ा फिर ऊंची उड़ान, और फिर एक दफ़ा जो है गोल्ड, वो सोने की कीमत आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। आम इंसान के लिए गोल्ड ख़रीदना एक दफ़ा फिर महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के गोल्ड रेट के हवाले से बात कर लेते हैं। सराफा मार्केट में आज जो 1 तोला गोल्ड की कीमत 4,31,200 रुपये है, और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से देखें तो 3,69,690 में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। कोई भी स्टेटमेंट देते हुए सराफा मार्केट में जो ज्वेलर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि कभी तो गोल्ड जो है वो हमें सस्ता होता हुआ दिखाई देता है, और जब महंगाई की तरफ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि 10-10 हज़ार जो है, कभी कभी तो एक दिन में 3-3 दफ़ा गोल्ड जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी जानिब एक टाइम था जो कि गोल्ड के लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट था, बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। अभी वो भी बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं, या एक तजब्जुब है उनके ज़हन में कि आया गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तो गोल्ड महंगा हो जाता है आने वाले दिनों में तो उनकी इन्वेस्टमेंट ठीक रहती है, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबती हुई दिखाई देगी। तो अभी बड़ी मिली जुली सी राय है। वो लोग जो कि गोल्ड को ख़रीदना चाह रहे हैं, जो कि बतौर गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी बेटियों को शादियों के सीज़न में, लेकिन दूसरी जानिब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर मिली जुली सी राय देखने में मिल रही हैं। आई होप सो कि आने वाले दौर में जो गोल्ड है वो हमें सस्ता दिखाई दे, ताकि आम इंसान जो है जिसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बड़ी मिनिमम सी है, वो सोना जो है ख़रीद सके। करेंसी के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। करेंसी के रेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यूरो की बाइंग पावर देखते हैं, 332 में बाय किया जा रहा है और 335.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत देखें तो बाइंग पावर जो है 75.65 है और 76.25 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.9 में बाय किया जा रहा है और 77.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत देखें तो 381.25 में बाय किया जा रहा है और 384.25 में सेल आउट किया जा रहा है। US डॉलर जो है 281.75 में बाय किया जा रहा है और 281
1.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम देखें कि करेंसी की जो कीमत है वो हमें स्टेबल दिखाई दे रही है, मुस्तहकम दिखाई दे रही हैं। गोल्ड और जो गोल्ड के रेट है यहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टन सी सिचुएशन, आई होप सो कि आने वाले दिनों में ये हमें बैलेंस दिखाई दे ताकि आम इंसान जो है, आम शहरी जो है वो इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन को तो इस तरह से होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में एक सुधार लेकर आएँ। माशरती अगर हम देखें हमारे बहुत सारे अवामिल हैं, हमारी माशरती बीमारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ रही होती हैं। तो ऐसे में हमें हमारे स्टूडेंट्स को इतना एम्पावर करना चाहिए, इतना इंगेज करना चाहिए कि वो अपनी डिसीजन की या फ़ैसला साजी की जो सलाहियत है उससे इम्प्रूव कर सकें। लेकिन जहांगीर, अगर हम फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें या हायर एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें बड़े परेशान दिखाई देते हैं। तसब्सुब इनके माइंड में एक हमें नज़र आ रहा होता है। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहा है, डिपेंडेंसी बड़ी बढ़ गई है? क्या देखते हैं, क्यों परेशान है? अच्छा, इसके मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल रीजंस इसके हैं। जैसे ट्रेनिंग की मैंने बात की कि हमारे ओवरऑल ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है, कैरियर काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है, और उसके अलावा सिलेबस का बर्डन इतना ज़्यादा है कि बच्चे उस टारगेट से एग्ज़ाम से आगे सोचते ही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा काउंसलिंग आपकी मैट्रिक और इंटर में मैटर करती है। अब मैटर इसलिए करती है कि उसके बाद आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया इंटरमीडिएट के बाद, जहाँ आप एक बार चले गए, वो 4 साल आपकी डिग्री उसको आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। इसीलिए मैट्रिक और इंटर में आपको बच्चों को मैक्सिमम ऑप्शंस बता देनी चाहिए। अलमिया यह है कि हमारे मैट्रिक या इंटर के बच्चे के पास 1, 2, 3 ऑप्शन से ज़्यादा होती नहीं है। वो एक माइंडसेट बनाया होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने कॉमर्स में जाना है, मैंने IT में जाना है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है। ये 3-4 के बाहर बच्चा निकलता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका फेलियर होता है कि मेडिकल में नहीं जा पाया, तो फिर वो देखता है मैं क्या करूं। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का गज़ट उसका प्रोस्पेक्टस उठा के देखें तो उसमें आपको 30 से 40 डिग्री प्रोग्राम नज़र आते हैं। अब ये 30 से 40 वो प्रोग्राम है जो बच्चे को मैट्रिक और इंटर तक पता ही नहीं था। अगर उसको मैट्रिक और इंटर में मालूम हो कि मेरे पास इतनी बड़ी वैरायटी और इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं ये अल्टरनेट ये कर सकता हूँ, तो वो इतनी मायूस ना हो, इतना ज़्यादा डिप्रेस ना हो, और इतना ज़्यादा उसको बार बार वो चीज़ों को समझने में टाइम ना लगे। अब क्या होता है हमारे यहाँ कि मैट्रिक इंटर में काउंसलिंग ना होने के बायस बच्चा जब अपनी रिक्वायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं ले पाता, तो उसको जहाँ एडमिशन मिलता है वो चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह तो हमारे यहाँ इसीलिए हमारे पास डिग्रियों का भरमार है। बेशुमार लोग हमारे पास ऐसे इर्द गिर्द मौजूद हैं, डिग्रियां हाथ में हैं लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं है कि वो उस फील्ड में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, उनको जहाँ एडमिशन मिला उन्होंने एडमिशन ले लिया। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये कल्चर है, आप फीसें देते रहें और आपको 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। आपका उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, आपने वो स्किल सीखी है नहीं सीखी, आपको मैटर नहीं करता। आपने 4 साल फीसें पे की हैं तो आपको डिग्री मिल गई, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको मार्केट में जाके उसमें जगह भी मिले। जगह उसी बच्चे को मिलेगी जो उसमें स्किल सीखेगा रेलेवेंट, उसमें अपने आप का लोहा मनवाएगा और अपने आप को उसके लिए डेडिकेट करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि दिलचस्पी होती नहीं है या दिलचस्पी किसी और में होती है और उसमें एडमिशन किसी और सब्जेक्ट में ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो रीज़न ये होता है कि 4 साल के बाद हम कहते हैं पढ़े लिखे बेरोज़गार। तो हमारे यहाँ आज अगर अपने इर्द गिर्द देख लें तो डिग्रियाँ लोगों के हाथों में नज़र आएंगी लेकिन जॉब नज़र नहीं आएंगी। और उससे भी बड़ा एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान में इररेलेवेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि अपनी डिग्री में जॉब नहीं मिली तो मैंने किसी और जगह पे जॉब कर ली। बिल्कुल सही। और काबिलियत भी तो हम उस तरह से नहीं क्रिएट कर पा रहे। कासिम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी जहांगीर बता रहे हैं करियर काउंसलिंग का बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं ये भी इस तकाज़े को पूरा नहीं कर पा रहे व्हाटसोएवर, वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। लेकिन जब हम इस ज़रूरत को समझ लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक तरफ जो बिगाड़ मौजूद है एजुकेशन का वो तो रहेगा, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट राइट डायरेक्शन की तरफ आ जाएंगे। जी, इसमें बिल्कुल कॉलेज का किरदार जो है वो अपनी जगह पे मैटर करता है, इसके साथ साथ पेरेंट्स का किरदार भी मैटर करता है। जैसे जहांगीर ने बात की है कि जब बच्चा हमारे पास आता है उसका एक ही माइंड होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, FSC मेडिकल में एडमिशन ले लिया है। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद जब उसको पता लगता है कि मैं इस अहल नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकूँ, तो डायरेक्ट जो है वो आगे ADP कंप्यूटर साइंस में चला जाएगा। टोटल फील्ड चेंज। तो आप पहले ही ICS कर लें या FAIT में चले जाएँ, लेकिन मसला बात फिर वहीं पर आती है कि जब तक उनकी काउंसलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा जो है पाकिस्तान में कोई फील्ड्स नहीं है, अभी तो स्किल का दौर है। तो आप डिग्री कोई भी हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्रूवमेंट नहीं करते, जैसा कि आप एग्रीकल्चर को भी ले लें,
तो जैसे फेडरल बोर्ड है उसने टेक कोर्सेज साथ में स्टार्ट करवाए हुए हैं। अभी हमारे भी यहाँ पे फैसलाबाद बोर्ड या बाकी बोर्ड इसमें एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है। तो मैट्रिक जो है वो एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस के अलावा जो है इनको इंक्लूड किया गया है। तो इसी तरीके से अभी मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूँ कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ बोर्ड्स में एक दो में बायोमेट्रिक भी इस दफ़ा जो है किया गया है कि जो बच्चा पेपर देगा तो सेंटर में पहले बायोमेट्रिक करवाएगा। गवर्नमेंट ने अच्छा काम भी किया है। तो उसमें जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है उसमें ये होगा कि फ़ेक बच्चा नहीं पेपर में बैठेगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर में मुमकिन होता था कि बच्चा ऐसा बैठ जाता था कि वो नहीं है, उसकी जगह पे किसी और ने एग्ज़ाम्स दे दिया, ये भी मुमकिन तौर पे शिकायत आती थी। तो बायोमेट्रिक जो है वो इम्तहानी सेंटर में पहले जाके करवाएगा फिर पेपर देगा। इसी तरीके से फैसलाबाद बोर्ड में, बाकी बोर्ड में भी फ्यूचर में ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो कैरियर काउंसलिंग जब तक बच्चे की नहीं होगी, उसको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है। अगर उसका ये टारगेट है ना तो उसको अचीव करने की एबिलिटी, उसकी जो रोड मैप है पूरा, उसके ऊपर उसको काम करना होगा। फिर उसके बाद बजाय इसके कि वो डिप्रेशन में चला जाए या वो बिल्कुल स्टडी को छोड़ दे। देखिए यहाँ पे उसका ख्वाब है कि मैंने डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद दूसरा ख्वाब ये है कि उसने स्टडी छोड़ दी है। तो ये कोई रियलिटी नहीं है कि हमने एजुकेशन को एक मजाक बनाया हुआ है कि बच्चे को उस फील्ड में वालिदैन ज़बरदस्ती से दाखिल करवा दें जिसमें वो जाना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। कासिम साहब, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जो कि आप देखते हैं कि अपनी जान तक लेने के पे तुलाते हैं क्योंकि परसेंटेज बड़ी लो आ जाती है। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉलेज के साथ मिलकर होना चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग प्राइवेट कॉलेजेस में तो बड़ी हद तक होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जहांगीर ये तमाम तर चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आ रही होती। तो अगेन फिर आता है कि डिप्रेशन आता है, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो बच्चों की सलाहियत है वो मुतासर होती हुई दिखाई देती है। एजुकेशन के सिस्टम में एक बिगाड़ आता है और ये सर्कल जो है वो रिपीट होता चलता है। तो जिसकी वजह से एजुकेशन के निज़ाम में अगर बेहतर पॉलिसी लाई भी जाती है लेकिन रिज़ल्ट जो है उस तरह से नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जिस पे जब भी पॉलिसी बनाई जाए मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स के साथ। आई होप सो कि गवर्नमेंट जो है इस इनिशिएटिव को भी अपनी पॉलिसीज़ में शामिल करें। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुश आमदीद जी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। सालगिरह जो है इंसान की ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ख़ास दिन होता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस दिन को आप अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी के डेडलाइंस के हवाले से बात कर लें, कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव फील करने के हवाले से बात कर लें। तो ख़ास करके अगर हम बर्थडे के हवाले से बात करें तो इस दिन को जितना ज़्यादा हो सके आप खुशियाँ बाँटने के तौर पर, अपनी शख्सियत को पॉजिटिव करने के हवाले से इनिशिएटिव लें। ज़िंदगी में इंसान के अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन इंसान के जो बर्थडे का दिन होता है उसे थोड़ा सा पॉजिटिवली स्पेंड करना चाहिए, दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहिए, फैमिली के साथ। वेल विशेस तो आपको मिल रही होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि वाकई आपकी सालगिरह के दिन के हवाले से खुश होते हैं। तो आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है जी, हमेशा के लिए। यही वजह होती है कि हम आपकी सेलिब्रेशंस को, आपके इवेंट्स को सिटी एट 10 में शामिल करते हैं। आप अपने सालगिरह को सिटी एट 10 में शामिल करवाना चाहते हैं, बर्थडे के हवाले से हमें पिक्चर्स या वीडियोस आप व्हाट्सएप करें। आपके सालगिरह हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। और हमारे कॉलीग्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो आज हमारी कॉलीग आयशा अरशाद जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। तो आयशा अरशाद को सिटी 41 की सिटी एट 10 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आयशा, आपकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसे ही खुशियों से महकती रहे और आप ज़िंदगी में बेशुमार कामरानियाँ और कामरानियाँ अल्लाह ताला आपको अता करें। जी, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू के हवाले से जिस पे अमूमन हम खुलकर बात करने से नहीं कतराते हैं, या जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो ज़हनी सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। इस पर भी हम बात करेंगे जी, लेकिन सेकंड बर्थडे को भी हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। सहर चौधरी जो हैं ये भी हमारी कॉलीग हैं, तो ये अपनी सालगिरह मना रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। शुमार खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए, आमिन सुम आमिन। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात कर रहे हैं एक ऐसे मौजू के हवाले से जो कि हम सब की ज़िंदगी में डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि हम अपनी जिस्मानी सेहत को लेकर तो बड़े कॉन्शियस होते हैं। अगर हमारे सर में दर्द है, माइग्रेन का इशू है, तो हम फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हमारी ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही होती है।
हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हमें एंग्जाइटी हो रही होती है, पैनिक अटैक्स हमें मुतासिर कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस इशू पे खुलकर बात नहीं करते हैं। हम हमारी सराउंडिंग में नहीं बता रहे होते कि हमें ज़हनी तौर पर क्या मसाइल का सामना है। अक्सर औक़ात तो सिचुएशन इतनी बदतर हो जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये फ़ोबिया जो है ये हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, माशरे ने क्रिएट किया हुआ है कि हम इस टॉपिक पे खुलकर बात नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को हम मायूब समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हम दूसरों की सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं। हमारे अल्फाज जो हैं वो बड़े असर रखते हैं। हमने देखा होगा कि आपके कड़वे अल्फाज किसी को भी ज़हनी मरीज़ बना सकते हैं। तो जब भी आप अपने अल्फाज की अदायगी करें, जब भी गुफ्तगू करें, तो कोशिश ये करें कि आपके अल्फाज से किसी को हार्म ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं। कोशिश ये करें कि आप जहाँ भी जाएँ थोड़ी सी पॉजिटिविटी बांटें, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा जो मसला हम देख रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें मसला आता है ज़हनी सेहत को बैलेंस रखने के हवाले से। क्यों ये डिसऑर्डर्स इतने बढ़ते हैं, क्यों डिप्रेशन आज के दौर में बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम शेयरिंग नहीं कर पा रहे, हम पॉजिटिव नहीं रह पा रहे। माशरे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन्हें रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोगों को मिलजुल कर अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आकर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। इन पे किस तरह से काबू पाया जा सकता है, क्या क्या इलामात होती हैं, कंट्रोल मुमकिन है, किस तरह से हम एक प्रोडक्टिव एक सेशन कर सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जी इस पे हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर सईदा आमना बुखारी साहिबा ने। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आमना फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू, मैं सोचती हूँ कि इस मौजू पे तो जितना हम बात कर सकें उतना कम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट यही टॉपिक होता है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल के हवाले से हम देखते हैं कि मेंटल इश्यूज़ बहुत बढ़ते हैं। क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप क्या रीज़न्स देख रही हैं क्यों ये इश्यूज़ बढ़ते हैं, और कौन कौन से जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं आजकल के दौर में हमारे यंगस्टर्स को फेस करना पड़ रही हैं? मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होता है। इसमें बेसिकली हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की। जेनेटिक फैक्टर्स में हमारे जीन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेरेंट्स को या हमारे बाउजदाद में किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो ऑब्वियसली वो जीन में ट्रांसफ़र होती है, वो बाई जनरेशन बाई टू जनरेशन वो चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अडल्ट्स की बात कर रहे थे, यंग जनरेशन की बात कर रहे थे, उनके कोलीग्स अगर जो है वो स्कूल में जो है उनके कोलीग्स के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, उनका इंट्रैक्शन नहीं अच्छा होता, तो इस चीज़ को लेके जो है वो मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं। उसके अलावा अगर उनको अच्छे से जॉब नहीं मिल रही है, अगर इसके अलावा अगर वो उनके कोई मार्क्स कम आ गए हैं, तो वो ये सारे चीज़ों को लेके जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को इस हद तक डिस्टर्ब करते हैं कि वो जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मीन्स के जैसे हम फीमेल्स हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होंगे, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सीरोटोनिन और डोपामाइन, जब भी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसकी वजह से भी इंसान को जो है वो डिप्रेशन काज होता है। जब इंसान को डिप्रेशन होता है, बेसिकली सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन होता क्या है। बिल्कुल इसी तरह से हम सब ये कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन हम सैड फील कर रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो हम समझते हैं डिप्रेशन है। और डिप्रेशन और एंजाइटी में एक थिन लाइन है, उस डिफरेंस को नहीं हम क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि डिप्रेशन बेसिकली है ये है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आती हैं कि अगर आप 6 मंथ्स तक आइसोलेशन में हैं, ठीक है, अगर आपकी जितनी भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। फॉर एग्जांपल अब जैसे हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं करते हैं, अटेंशन के साथ अपने काम को जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब है, हमारी हाइजीन डिस्टर्ब है, हमारी एपिटाइट डिस्टर्ब है, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। हमें वीपिंग स्पेल बहुत ज़्यादा होती है, पैलिपिटेशन फील हो रही होती है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी यंग अडल्ट है, तो उसको अगर ऐसा फील होता है कि ये सारे सिम्टम्स उसमें आते हैं, तो एज सून एज पॉसिबल उसको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि अगर आपके जो हमारे सोसाइटी में ना एक हमने बैरियर कनेक्ट कर दिया हुआ है
मेंटल हेल्थ से बिल्कुल रिलेटेड इसी तरह से कि अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं तो जो है वो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने जैसा सोचा था आपको वैसी जॉब नहीं मिली है तो आप कामयाब नहीं होंगे। इट डजेंट मैटर, अगर आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे हो, स्मूथ वे में जा रहे हो, तो किसी ना किसी मुकाम पे आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको वेल करो। लोगों को कंपैरिजन करने की आदत है, बिल्कुल जब इसी हम तरह से। कंपैरिजन करते हैं ना तो हम जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अब आपने देखा होगा कि हम लोग पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाते हैं। आपने इसीलिए। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी कि लोगों के पास बड़ी अचीवमेंट्स हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई खला है, कोई कमी है, तो वो सिर्फ उस कमी को देखेंगे, वो अपनी अचीवमेंट्स को नहीं Achievements को देखेंगे, नहीं जिसकी देखेंगे। वजह से वो अपनी ज़िंदगी को उतना एंजॉय करके नहीं स्पेंड कर पा रहे ये होते। भी एक ना इम्पोर्टेंट सिंड्रोम होता है कि अगर आपको कोई किसी ने अप्रिशिएट किया तो आप कहते हो नहीं 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 ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी, नहीं मुझसे हुआ नहीं। अगर दूसरा ना हम कम्प्लीमेंट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम कहें ना आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ओ नहीं आज तो मैंने बाल ही नहीं बनाए थे, बिल्कुल। मैंने तो ये ड्रेस नहीं अच्छा पहना हुआ, मैं उस दिन बहुत प्यारी लग रही थी। ऑन द स्पॉट हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस है और अगर आप चीज़ों को लेके चलते हो ना तो कभी भी आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, हम फेस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को लेके कंपेयर कर रहे हैं, तो अपना सेल्फ एनालिसिस करें। बैठ के अपने पूरे दिन की रूटीन को लिखें, उसको राइट डाउन करें, क्योंकि जो हम कन्वर्सेशन से बात करते हैं ना वो और चीज़ है, जो हम राइट करते हैं ना उसका बिल्कुल इसी डायरेक्ट तरह से। कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है। तो चीज़ों को राइट करने से जो है वो हम क्लैरिफाई हो जाता है कि मुझे इशू क्या आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो वो काफ़ी हद तक बिल्कुल। resolve और हो जाते आपने हैं। देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं, इतने भागने की हमें आदत पड़ गई है, हम बड़े एक्टिव तो दिखाई देते हैं लेकिन हम अपनी फीलिंग्स से अब कभी भाग रहे होते हैं, भाग रहे कभी होते हैं। सिचुएशन को डील नहीं कर रहे जी, होते। ऐसे ही है। लिखना तो दूर की बात है, हम खुद से इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते कि आखिर हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमें क्या है? स्ट्रेस क्या है। आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि मैं परेशान हूँ लेकिन मुझे मेरी समझ परेशानी नहीं आ रही कि मुझे क्यों। मसला क्या है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ आ रही होती। मसला एक नहीं होता, उसके बिहाइंड द रीज़न बहुत सारी रीजंस होती हैं। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास काउंसलिंग के लिए कपल आता है तो वो ये कहता है कि हमारी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मुझे इसको देख के गुस्सा आता है या मुझे चिड़चिड़ापन होता है। तो वो उस टाइम पे होता है, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। क्या आप तो मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो क्या आप लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, क्या आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ किए हैं। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसको लेके हमें चलना होता है, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से लेके चलना है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, जब आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपने जो है वो उसको ओवरकम करने के लिए बैठ के अपना कैथारसिस करना है। ठीक है। सेल्फ कैथारसिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कैथारसिस से आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ आइदर वो ओपिनियन है या फैक्ट है। ठीक है। हम लोगों के ओपिनियन को जो है वो समझ के और वो समझ लेते हैं कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। उसने बिल्कुल बोला इसी था तरह कि यार आपने नेगेटिव बात की थी, आई थिंक जो है ये जो डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी है, अच्छा आप अच्छी नहीं लग रही हो, आप मोटी लग रही हो, ये एक ओपिनियन दे दी। उसने ओपिनियन दी और वो चला गया। हमने अब बैठ के उस पर पूरी ओवर थिंकिंग की किताब लिखी और वो एक स्नैरियो बनाया कि अब तो उसने कह दिया, लोगों ने ये मेरे बारे में ये राय दे दिया, मैं हूँ। तो यहाँ पर हम ना मुझे लगता है कि सोसाइटी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ पे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ब्यूटिफिकेशन के भी बड़े तकाजे हैं, हम ऐसे ही किसी है। को भी देखते हैं और हम बात कर देते हैं बजाय ये सोचे समझे कि सामने वाले पे क्या ऐसे गुजरेगी। ही है। हमारे वर्ड्स बड़े असरात रखते हैं लेकिन हम इस चीज़ को उस तरह से नहीं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ही है। क्रिटिसिज्म को किस तरह से बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एंग्जाइटी है ना वो क्रिटिसिज्म से आती है। ऐसे ही है। जब आपको लगे ना कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि अगर आपको किसी ने टॉन्ट किया है तो आपने उसको ऑब्जर्व कर लेना है, आपने उसको फ़ौरन उस पर रिएक्ट नहीं करना। ठीक है, हम आजकल जब किसी से बात करते हैं ना तो हम लिसनिंग के लिए नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड के लिए बात करते हैं कि मैंने इसको रिस्पॉन्ड करना है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है तो आपने खामोशी के साथ उसको ऑब्जर्व करना है और फिर सिचुएशन के हट के जाके आपने फिर उसका एनालिसिस करना है कि जो मुझे किसी भी पर्सन ने ये बात की थी, जो क्रिटिसिज्म किया था, क्या वो मेरे अंदर है, मौजूद है या मैं नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर से हमें खुद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल बिल्कुल जाता इसी है। तरह हम से। खुद अपने आप को अच्छे से बता दें कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, हाँ
हाँ ये मैं नहीं कर सकती या मुझे पता है। तो जब आपको पता होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, तो फिर आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर लेते हो। दूसरा ये कि प्रेशर बहुत होता है लोगों के ऊपर। सही। प्रेशर की वजह से आप उस चीज़ को जो है वो कवर अप नहीं कर पा रहे होते हो। लोगों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, करियर का प्रेशर, इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो आप डिस्टर्ब हुए होते हो। तो बजाय इसके कि प्रेशर लेने के, आप एक स्मूथ वे में अपनी लाइफ को लेके चलो, ठीक है। आप अगर अगर आपको नहीं समझ आ रही है कि आपको इशू क्या आ रहे हैं, तो आप किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे अपनी काउंसलिंग करवाओ, उनको साइंस और सिम्टम्स बताओ, फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, या जस्ट आपको आपकी डाइट भी बहुत मैटर करती है, या आपको अपनी डाइट वगैरह को ठीक करना होता है, क्योंकि आजकल स्पाइसेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अभी आपने बात की कि पहले तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, एक तो ये चीज़ पता चलेगी कि आया आप काउंसलिंग से ठीक हो सकते हो या मेडिकेशन ज़रूरी है। लेकिन अमूमन अगर हम बात करें मेंटली डिसऑर्डर्स के हवाले से, या वो पर्सन जो कि डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंग्जाइटी से गुजर रहा है, तो उसे ये लगता है कि शायद अब मैं जो हूँ, मेरी लाइफ मैनेजमेंट ही होगी, मैं इस बीमारी से जान नहीं छुड़ा सकता। तो क्या ये मुमकिन है, अगर एक पर्सन है उसे डिप्रेशन हो सकता है, तो वो थोड़ी सी कम अरसे के लिए हो, उसकी बीमारी स्वेयर ना हो सके? अगर आपको इनिशियली पता चल जाता है ना माइल्ड लेवल पे, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती है ना, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, ठीक है। अगर आपको माइल्ड लेवल पे पता चल जाता है कि आपको डिप्रेशन है, आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, आप जैसे पहले नॉर्मल वे में लोगों से इंटरेक्ट करते थे, काम पे जाते थे, बात करते थे, अपनी सेल्फ केयर करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, और इसके बेसिक जो साइन होते हैं वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, हर टाइम आपको सैडनेस फील होती है। तो जब आपको लगे कि ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो आपको एज सून एज़ पॉसिबल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फिर आपकी बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं, कोग्निटिव थेरेपी करते हैं, क्योंकि जब इंसान की कोग्निशन डिस्टर्ब होगी, ओब्वियसली उसका बिहेवियर डिस्टर्ब होगा, जिसमें हम CBT यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे लोग सुनते हैं कि CBT थेरेपी होती है, तो इसमें जब हम उनकी कोग्निशन पे बात करेंगे तो ओब्वियसली वो डिस्टर्ब जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेवेरिटी पे चला जाता है, तो फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं उसको, उनकी मेडिकेशन होती है। देखें, जब पर्सन बहुत इसी तरह से कहीं ना कहीं हम लोगों को ना इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो मेंटली डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं, ये अब कोई बड़ी बात नहीं है, इनका इलाज मुमकिन है। आज साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई मायूब बात नहीं है। फर्दर भी मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हमारी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट कर देंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी सोशल स्टेटस को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल यही है। डॉक्टर आमना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बेशुमार डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी की रीजंस हैं, लेकिन एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स भी आजकल बड़े कॉमन हो रहे हैं। तो एंग्जाइटी से शुरू होता है, उसके बाद हम पैनिक अटैक की तरफ जाते हैं। तो किस तरह से हम अपनी एंग्जाइटी को इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल कर लें ताकि हमारे जो पैनिक अटैक्स तक की सिचुएशन ना आए? अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी सिचुएशन हुई है या आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है, तो आप उस सिचुएशन को जो है वो लेके आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आप उसको अच्छे से कवर अप नहीं कर पाते हो, तो ये एक माइनर एंग्जाइटी होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो आपको फील हो रहा होता है, आपको अप एंड डाउन फील हो रही थी, ये एंग्जाइटी होती है। और सीवियर एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपकी जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, आपको जो है वो अच्छे से सांस नहीं आता, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, आपके जो है वो जिस्म में जो है वो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, आपका जिस्म कांपने लग जाता है। ये कुछ साइंस होते हैं जो कि एंग्जाइटी में आते हैं। जबकि पैनिक अटैक्स ये होता है कि आपके माइंड में एक पूरा स्ट्रेसर होता है कोई भी सिचुएशन को लेके, जो कि पहले कवर अप नहीं होता, और बाय चांस वो सिचुएशन जब आपके सामने दोबारा आती है, उस सिचुएशन को लेके आप एकदम से जो है वो एंग्जाइटी के तरीके से रिएक्ट करते हो, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो एकदम से जो है फिट्स पड़ने लग जाते हैं, आपको जो है वो सांस लेने में मसला आता है, आपके हाथ पांव सूज जाते हैं, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, आप जो बोलने की, सोचने समझने की सलाहियत है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। ये पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स होते हैं। इसके पीछे पूरा एक स्ट्रेसर होता है, लेकिन जो एंग्जाइटी होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है, ठीक है।
ये इनका डिफरेंस है। अब इनको कवर अप करने के लिए बेसिकली आपने जब किसी भी जगह पे जाना है या कोई भी सिचुएशन है, उसके पहले आपने अपने माइंडसेट को तैयार रखना है कि मैं उस जगह पे जा रही हूँ तो मैंने ये मुझे इश्यूज आ सकते हैं, इन इश्यूज़ को मैंने इस तरीके से रिजॉल्व करना है। दूसरा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कि अगर आपको लगे कि आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या आपको डीप ब्रीथिंग एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, तो आप पुरसकून जगह पे उसी टाइम पे बैठें, अपने सांस को इनहेल करें, देन स्लोली उसको एक्सहेल करें। ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती हैं हमारे जो जितनी भी ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको काम डाउन करती हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हम रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा, कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। पानी के इस्तेमाल की वजह से भी जो है वो आपको पैनिक अटैक्स कम आते हैं। थर्ड वन, काउंसलिंग करवाएं अपनी एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं तो उसके लिए जो हम वो मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर तो सेवेरिटी पे नहीं है तो कोशिश करें कि थ्रू काउंसलिंग जो आपका स्ट्रेसर है जो उसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना वो आपका जो है वो अडल्ट्स तक चलता है, आपकी ओल्ड एज तक चलता है, और वो फिर जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं होगी तो आपको पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। जो आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब मेरे बस में नहीं है, तो फिर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन हाल है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे अपनी काउंसलिंग करवाएं, थेरेपी करवाएं, ठीक है, ताकि आप जो है वो एज सून एज पॉसिबल इस चीज़ को रिकवर कर बिल्कुल सही, ये मुमकिन है। लेकिन बात ये है कि कभी कभी हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है। तो हमारी सेहत को कभी भी आपने निगलेक्ट नहीं करना। आपकी सेहत अगर बिल्कुल ठीक रहेगी, आप अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। आमना, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी हमने देखा कि डिप्रेशन है, उसके बाद एंजाइटी आ जाती है, लेकिन जब किसी फैमिली में ये इशू हो रहा होता है, जो बंदा या जो पर्सन जो है वो इस स्टेज से गुजर रहा होता है, उसके साथ अमूमन आसपास के लोगों का बिहेवियर उस तरह से अच्छा नहीं होता, हमारी सोसाइटी उससे मज़ीद बीमार कर रही होती है। तो इस इशू को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं अगर हमारी सराउंडिंग में एक ऐसा पर्सन है जिसे डिप्रेशन है या जिसकी सेहत है, सहनी सेहत वो उस तरह से ठीक नहीं है, तो क्या बिहेव किया जाए? हम सबसे पहले जो है ना, जो उनके साथ में उनके अटेंडेंट होते हैं उनको साइको एजुकेट करते हैं, उनको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पेशेंट है उसको ये मसला आ रहा है। क्योंकि बेसिकली जो कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि लेट क्लास है, जिनको पता होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, कुछ जो है वो फैमिलीज़ को आइडिया ही नहीं होता कि इनको क्या इशू क्या है। वो पहले वो सारे पीर बाबे वगैरह उनसे घूम के दम वगैरह करवा के फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कि अब इसको फिट्स पड़ रहे हैं तो अब इसको देखिएगा। उनको साइको एजुकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके पेशेंट के साथ ये इशू आ रहा है, इसमें इसको ये मसले आ सकते हैं, ये सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे जो कि पेशेंट जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फील कर रहा है, फिर उसमें इसकी ये मेडिकेशन है, आपने इस तरीके से इसकी टेक केयर करनी है। अगर ये गुस्सा करता है तो आपने इसको गुस्सा करने के बजाय, इसके साथ गुस्सा करने के बजाय आपने काम डाउन हो जाना है, इसकी बात को सुनना है, इसको मेडिकेशन देनी है, फ़ौरन डॉक्टर को बुला के इसको चेकअप करवाना है ताकि वो जो है वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करे। क्योंकि पेशेंट तो ओब्वियसली बीमार है, उसको तो आइडिया ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो उसके अटेंडेंट हैं वो जब उनको समझ नहीं होती कि हमारे पेशेंट के साथ मसला क्या है, वो उससे ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए उनको साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस बंदे को जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज करें, उसको गाइड अप करें। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन का कैथारसिस कर देते हैं ना, उसको सुन लेते हैं कि उसको मसला है, नहीं तुम ठीक हो जाओगे, कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना जो पेशेंट को काफ़ी हद तक रिकवर कर देते हैं। बिल्कुल। सो फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। कोई भी पेशेंट अगर उसकी जो इलनेस है वो 90% है ना, तो उसमें 70% उसकी फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। फैमिली सपोर्ट अगर अच्छी है, वो अच्छे से उसकी डाइट का ख्याल रख रही है, उसके एपिटाइट का, उसकी स्लीप का, उसकी हाइजीन वगैरह का, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो फिर पेशेंट को टाइम लगता है, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं थेरेपी में, मेडिकेशन में, फिर वो बहुत डिले जाके उस चीज़ को ठीक है। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम ना ये भी बताइएगा कि अगर हम कॉमन देखें, आजकल एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम देखें कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लें तो हमारे बेशुमार मेंटल डिसऑर्डर जो हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए अमूमन क्या प्रैक्टिस आप रेकमेंड करती हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम जो है वो 16 PMR, ठीक है, मसल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो करवाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसके अलावा एक विजुअल थेरेपी होती है कि आपने किसी भी जगह पे, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में हो या आप किसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको किसी की बात सुन के बहुत गुस्सा आ गया है और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, और आप जो है वो अपने जो हवास जो है वो उस टाइम पे काबू नहीं हो रहे होते
होते हैं आपके, तो आपने किसी भी एक सिचुएशन के ऊपर फोकस करके एक जगह पे आपने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी ठीक होती है है। 5 to 1। सही। हमारे जो इमोशंस की केमिस्ट्री होती है ना महविश, वो 25 सेकेंड्स के लिए होती है। ठीक है। अगर 25 सेकेंड्स हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद जो है वो हम नॉर्मल कंडीशन में आके उसको रिस्पॉन्ड करने की कंडीशन में हो जाते हैं। ठीक तो है। जब आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो फिर आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हो और उसके बाद फिर आप रिएक्ट कर सकते हो। सही। ठीक और है? यंगस्टर्स को आप क्या अमूमन रेकमेंड करती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, अमूमन हम एंग्जाइटी को या परेशानी को हम देखते हैं कि हम खुद से हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब खुद से नहीं हैंडल कर पा रहे होते तब सिचुएशन वर्स्ट होती है। तो इनिशियल स्टेज पे क्या आप रेकमेंड करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल या लाइफ मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में जो है ना मॉर्निंग वॉक ऐड करें। अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। उसकी एज कोई भी है, मैटर नहीं करता। आपकी अगर मॉर्निंग वॉक अच्छी है, ठीक है, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में एक क्लैरिफाई आ जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ उससे बहुत अच्छी होती है ठीक है। फ्रेश एयर की वजह से। सेकंड, आपकी एपिटाइट, आपकी अगर एपिटाइट अच्छी है, फास्ट फूड आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से भी जितनी हेल्दी जो डाइट्स वगैरह वो ले रहे हो, ठीक है, शुगर जो है वो उसको बिल्कुल कम कर दें, जितने भी स्पाइसेस हैं उनको कम कर दें। उसके अलावा अपनी स्लीप के पैटर्न को जो है वो नॉर्मल करें। अगर आपको लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई इशू आ रहा है तो बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, अगर आपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करना तो आप उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने कोलीग्स के साथ जाके, अपने सिबलिंग्स के साथ जाके, अपनी फैमिली के साथ जाके कोई भी इशू आ रहा है तो उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हम अपने माइंड में एक पूरा ओवर थिंकिंग का सिनेरियो बना लेते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में ये सारे इश्यूज आ रहे हैं तो उसको आप स्मूथ वे में बैलेंस करें। बिल्कुल। और इनिशियली हम देखते होते हैं कि ये फ्रेज़ आपने भी सुना होगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बिल्कुल। हम अपनी बातें नहीं शेयर कर पा रहे होते जिसकी वजह से बेशुमार ऐसे मसाले हैं जो कि हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे अगर ही। हम इनिशियली स्टेज पे दोस्तों से डिस्कस कर लें, अपने फैमिली मेम्बर से अपनी स्ट्रेस डिस्कस कर लें, तो अमूमन जो ये प्रैक्टिस करते हैं ना उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होता है। और जो ये चीज़ अपनी बात जो है वो अपने तक रखते हैं, अंदर ही अंदर एक घुटन ज़्यादा माहौल पैदा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो है ज़्यादा डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो हमेशा से ये कोशिश करें कि आसपास ऐसे लोग तलाश करें जो कि वाकई आपके हमदर्द हैं। फर्दर भी मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में खुश आमदीद एक दफ़ा फिर और प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और सालगिरह। साहब की सालगिरह हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट होती है जी। आज माहिर टैक्स अमूर सफदर मुराद हाशमी, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार हैं, अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं ये क्लिप बाद, बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल डिसऑर्डर की। जहनी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये ही मामला जो है अपनी ज़िंदगी में वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आजकल के दौर के हवाले से बात करें, यंगस्टर्स में तो जहनी सेहत के मसाइल आ ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, उनमें भी मेंटल डिसऑर्डर्स बड़े बढ़ रहे हैं। और एक बड़ा कॉमन इशू जो कि ऑटिज़म का है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन बड़ा परेशान है। ऑटिज़म कुछ लोग ये कहते हैं कि बाय बर्थ होता है, और कुछ ऑटिज़म की ऐसी इकसाम भी होती हैं जो कि इंसान जैसे जैसे ब्राउटअप होता है, बड़ा होता है, तो ये इंसान को कहीं ना कहीं मुतासिर कर रही होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर आमना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑटिज़म क्या है? इसे अगर हम सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो इसकी अलामत क्या है? अच्छा, सबसे पहले ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो उसके माइलस्टोन डिले होते हैं। वो अच्छे से बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा अपनी अप्रोप्रिएट एज में उठता है, बैठता है, खाता है, वो बच्चे के ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिले होते हैं। अगर वो 2 साल में कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो ये 4 साल में चलना स्टार्ट करते हैं। अगर वो बच्चे 2 साल में बात करना स्टार्ट करते हैं तो इनको 7 साल लग जाते हैं। ये सारे माइलस्टोन होते हैं जो कि सबसे पहले इन बच्चों के डिले होते हैं। दूसरा, इन बच्चों की सोशल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। ये बच्चे चीज़ों को लाइन अप कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न, रीजन पैटर्न का शिकार होते हैं। ये रीजन पैटर्न के साथ चलते हैं। इन बच्चों की आइसोलेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। इन बच्चों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। और इसके अलावा ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मदर या पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन होता है तो ओब्वियसली बच्चों के अंदर भी ऑटिज़म होते हैं। बहुत सारे और भी बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चों जो है वो ऑटिज़म होता है। इसकी वजह से जो है वो बच्चे अपनी जो कोग्निटिव फंक्शनिंग है बच्चे की वो डिस्टर्ब हो रही होती है। कोग्निटिव फंक्शनिंग में ये होता है कि अगर बच्चा नॉर्मल बच्चा जो है वो स्कूल में जा रहा है और वो काम वगैरह कर रहा है तो ये बच्चे उस चीज़ों को अच्छे से परसीव नहीं करते हैं। इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, इन बच्चों के डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, IP
टेस्ट बनाए जाते हैं, जिसमें इनकी बिहेवियर थेरेपी की जाती है, जिसमें इनकी सेंसरी थेरेपी की जाती है, और इसके अलावा इनकी स्पीच थेरेपी की जाती है। क्योंकि जब बच्चा ऑटिस्टिक होता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब अगर ये बच्चे के अंदर ये एक टर्म है, और इसमें जो मैंने अभी प्रीवियस साइंस बताए हैं, अगर बच्चे में वो सारे साइंस आते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए बच्चे की सबसे पहले ये थेरेपीज़ की जाती है। ठीक है डॉक्टर, हम ना ये भी बताइएगा कि ऑटिज़म की भी टाइप्स होती है, जैसे अमूमन हमारे माशरे में ये राय पाई जाती है कि ऑटिज़म जो है वो बाय बर्थ होता है, और इसकी टाइप्स क्या क्या है? अच्छा, ऑटिज़म जो है वो जो बाय बर्थ होता है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, और कुछ ऑटिज़म जो होते हैं जो विजुअल ऑटिज़म होता है, ठीक है, जैसे इसकी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। विजुअल ऑटिज़म जो होता है वो स्क्रीन की वजह से होता है। अगर फॉर एग्जांपल मदर ऐसा करती हैं कि खुद काम करना होता है तो बच्चे को स्क्रीन पे बिठा देती हैं, और जो बच्चे का वो टाइम होता है जिसमें बच्चे ने कम्युनिकेट करना होता है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, डिफरेंट वोकेबलरी को सीखना होता है, उस दौरान बच्चा जो है वो स्क्रीन के साथ जो है वो प्ले कर रहा होता है, उसकी वजह से बच्चे की जो कॉग्निशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, बच्चे की स्पीच डिस्टर्ब होती है, और ये सारे इश्यूज़ की वजह से जो है वो बच्चा ऑटिस्टिक होता है। ऑब्वियसली अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में स्पीच डिले आती है, अगर आपका बच्चा जो है वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर प्रॉम्प्ट करके आपको कोई चीज़ बता रहा है कि मामा मुझे ये दे दें, मुंह से नहीं बोलता और प्रॉम्प्ट करता है, ये भी एक साइन हो सकता है। बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा हो सकता है, बच्चा बिल्कुल म्यूट होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह ये सोशलाइज नहीं होता, और अगर इसको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नॉर्मल बच्चा 1 मंथ में ABC सीखता है तो इस बच्चे को साल लग जाता है, इस बच्चे को 2 साल लग जाते हैं, मीन्स कि इसकी कॉग्निशन डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि एक बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जो है अगर तो ये माइल्ड लेवल पे होता है तो थेरेपी के थ्रू जो है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर मॉडरेट और स्फेयर लेवल पे होता है तो इन बच्चों को मेडिकेशन दी जाती है, डिफरेंट सिरप्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि इन बच्चों को हम रेफर करते हैं, और फिर इनकी जो है अमूमन कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए अगर तो स्फेयर नहीं है स्टेज? अगर तो बच्चा माइल्ड लेवल पे है तो हम 6 to 7 मंथ्स के अंदर जो है वो बच्चे की अगर प्रॉपर थेरेपी होती है, थेरेपी में सिर्फ हम एक चीज़ को कवर अप नहीं करते हैं, थेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, जैसे मैंने भी प्रीवियस डिस्कस किया कि हम स्पीच थेरेपी करवाते हैं, बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं, हम इन बच्चों की ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, क्योंकि बच्चा जब ऑटिस्टिक होता है तो उसको सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, और अगर बच्चा सिवियरिटी पे है तो बच्चे को साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, डिपेंड करता है बच्चे की सिवियरिटी पे। जितना सिवियर बच्चे के अंदर ऑटिस्टिक साइंस होंगे, सिम्टम्स होंगे, उतनी सिवियरिटी से बच्चा जो है वो उतना ही ड्यूरेशन, उतना ही टाइम लेगा उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, ऑटिज़म के हवाले से जो कि बाय बर्थ ऑटिज़म है या एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो किस तरह से अपनी लाइफ मैनेजमेंट कर सकता है? ये मुमकिन है कि वो थ्रू आउट इसी डिज़ीज़ के साथ रहे या वो रिकवर हो सकता है? अच्छा, अगर तो आपको इनिशियल लेवल पे पेरेंट्स को पता चल जाता है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास 2 बच्चे आ रहे हैं जिनकी एक ही एज 5 ईयर्स और एक 2 ईयर्स का बच्चा है, तो जो 2 ईयर्स का बच्चा है एज़ कम्पेयर टू 5 ईयर वो ज़्यादा एक्टिव है, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने अभी उनको पता चल गया है और वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, और उसके साथ सिम्टम्स जस्ट एक है स्पीच डिले है, तो वो बच्चा ऑटिस्टिक और स्क्रीन एडिक्ट की वजह से वो विजुअल ऑटिज़म है, और वो विद इन 6 मंथ जो है वो बच्चा रिकवर करेगा। लेकिन अगर बच्चा जो है वो जैसे अब 5 ईयर वाला बच्चा है, अब उसके अंदर स्पीच थेरेपी का भी इशू आ रहा है, उसके अंदर बिहेवियर थेरेपी का भी इशू आ रहा है, उसके अंदर सेंसरी थेरेपी का भी इशू आ रहा है। इसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रहे हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रब का एहसान है। आप सुनाए, खुश हैं, खैरियत है, मूड मिजाज राइट? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कोई सवाल करना चाहें आप? जी, मैं अब बात कर रहा हूँ सिंध से। सही सही, सिंध से बात कर रहे हैं। जी जी, कश्मीर सिंध से, जिफलाबाद जिला नजदीक है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद कि आप इतनी दूर से भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। जी डॉक्टर आमना से आप कोई सवाल करना चाहें मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से, कोई इशू? जी, मैं डॉक्टर आमना बुखारी साहबा से बताता हूँ कि बच्चों में जो बढ़ती हुई नशा बीमारी की वजूहत हैं, क्यों बढ़ती जा रही है रोज बरोज? सही, थोड़ा सा ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद, आपने प्रोग्राम में कॉल की। वो कह रहे हैं कि बच्चों में हम देख रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या रीजंस देख रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे में जो मेंटल डिसऑर्डर है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से तो नहीं है, बाय बर्थ तो नहीं है। अगर तो वो बाय बर्थ है तो वो इसके पीछे जो है वो पेरेंट्स का जो है वो जीन्स मैटर करता है, ठीक है। अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो ओब्वियसली बच्चे के अंदर भी एंजाइटी होगी, बच्चे में डिप्रेशन होगा, बच्चे में जो है वो ऑटिज़म होगा, बट ADHD का शिकार होगा।
अगर इसके अलावा अडल्ट्स की बात करते हैं तो ओबियसली आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों में, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बच्चों में। इसके अलावा डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं अडल्ट्स में, अपने कैरियर को ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से भी अडल्ट्स के अंदर बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एज सून एज पॉसिबल अगर आपको लगता है कि अडल्ट्स में या चाइल्डहुड में बच्चों में ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको कंसल्ट करना चाहिए और उनके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि आप इसको रिकवर कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ने की बड़ी रेशो जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल कर रहे होते हैं, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त तो नहीं ज़्यादा बढ़ गई, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हमारे मेंटल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। फर्दर भी इस पर गुफ्तगू करेंगे जी, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुश आमदी जी, बात कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि हमारी जहनी सेहत को मुतासिर करने के हवाले से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस हवाले से हम बात कर रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जहनी सेहत का ख्याल रखना भी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम देख रहे हैं कि स्पीच डिले के बड़े मामला आ रहे हैं, बिहेवियर डेवलपमेंट के हवाले से पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ऐसे में डॉक्टर आमना, एक इशू जो कॉमनली हमें आजकल ज़्यादा देखने में मिल रहा है वो ADHD है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ADHD आखिर होता क्या है, इसकी अलामत क्या है और किस तरह से इसकी जो है इलाज मुमकिन है। अच्छा, ADHD भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी फुल एब्रीविएशन है टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली बच्चा, जैसे ऑटिज्म में बच्चा बिल्कुल म्यूट होता है, ADHD में बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होता है, बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा हिटिंग करता है, बच्चे का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बच्चे का सिटिंग स्पैन लेस देन 5 सेकंड्स होता है, बच्चा कोई भी टास्क हो उसको अच्छे तरीके से जो बीट अप नहीं कर पाता, अगर कोई डेडलाइन दी जाती है तो उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग उसको कवर नहीं करता, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन नहीं अच्छे से होता, बच्चे की कोग्निशन डिस्टर्ब होती है, इसके अलावा बच्चे की स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बच्चे की एपिटाइट डिस्टर्ब होती है। ये सारे जो साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो कि एक ADHD बच्चे में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। एज़ कम्पेयर टू ऑटिज्म जो है वो ADHD बच्चा जो होता है इसकी स्पीच कुछ हद तक नॉर्मल होती है, बहुत कम हो, अगर स्क्रीन बच्चे ने बहुत यूज़ की हो तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो स्पीच डिले के साथ हैं। लेकिन ADHD बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बिहेवियर इश्यूज़ में ये है कि बच्चे को आइडिया नहीं होता उसने रिएक्ट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, बैठना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना है। और अगर वो बच्चा स्कूल गोइंग है तो वो स्कूल गोइंग के लिए बिल्कुल जो है वो नॉर्मल नहीं जा सकता जब तक कि उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उस बच्चे की बिहेवियर थेरेपी नहीं की जाती। ऐसे बच्चे जो होते हैं पहले जो है वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है डॉक्टर आमना के बेसिकली पेरेंट्स जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उन्हें इतना नोटिस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हम अमूमन यही प्रैक्टिस देखते हैं और सुनते हैं कि जो बच्चा है वो खेल कूद में मसरूफ़ है या अगर एंग्जाइटी भी है या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है तो हम इसे बड़ा कॉमनली देख रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो ये किस तरह से पेरेंट्स इस चीज़ को इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस कर सकते हैं ताकि उनके लिए ये मार्जिन बच जाए कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए। अच्छा, अगर आपके बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह स्टार्ट में ही उसके माइलस्टोन नॉर्मल हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक नॉर्मल सी बात है। फिर अगर आपको उसके अलावा अगर आपको लगता है बच्चा थोड़ा सा हाइपर है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, ठीक है, अगर बच्चा जो है वो टिक टिक पेंसिल के साथ बार बार कर रहा है, चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, अगर बच्चा अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा, उसका सिटिंग स्पैन बहुत कम है, अगर बच्चा कोग्निशन उसकी बहुत कम है, तो फिर आप जो है वो ये इनिशियल लेवल होता है जब आपको पता चल जाता है 3 इयर्स 2 इयर्स तक, तो फिर आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर उसकी बिहेवियर थेरेपी करवाई जाती है। और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना उनको सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्नो स्प्रे, स्लाइम, प्ले डो, इस तरह की चीज़ों को स्पेसिफिक टेक्सचर को वो टच नहीं करते हैं, फिर उनकी सेंसरी थेरेपी की जाती है, इनकी डीप प्रेशर एक्सरसाइजेस की जाती हैं, इनकी ओरल मोटर एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि ये बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और फिर ये मेन स्ट्रीम स्कूल में चले जाते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल या 7 साल तक अगर आपको लगता है कि बच्चा ये नॉर्मल हो जाएगा, बड़ा होगा, अभी हाइपर है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो बाय बर्थ चलता है, लाइफ टाइम चलता है आपका बच्चा, फिर वो अडल्ट एज में जाके जैसे कहते हैं ना गुस्से में काबू नहीं पाना, समझ नहीं आनी मैंने टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, फिर ये बड़े होकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, सोशल लाइफ को, स्पेशली सोशल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ, इनको बैलेंस करना नहीं आता इन लोगों को, क्योंकि प्रीवियसली उनके जो भी उनका स्ट्रेसर हुआ उसको ओवरकम नहीं किया होगा, इस वजह से फिर उनकी
उनकी अडल्ट एज जो है वो डिस्टर्ब होती है और फिर वो लाइफ टाइम ये डिसऑर्डर चलता है। ठीक है, ADHD के हवाले से बात करें तो कितनी एज तक ये ख़दशा रहता है या कितनी एज तक जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चे को मॉनिटर करें ताकि इस तरह का इशू या ये डिसऑर्डर ना हो? बाय बर्थ टू 5 ईयर्स तक एवरी जो पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ जो है वो मॉनिटर करनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे, फर्स्टली तो बच्चे के माइलस्टोन पे देखें कि बच्चे ने उठना किस एज में, जैसे बच्चे अगर फॉर एग्जांपल बच्चा 1.5 साल तक क्रॉलिंग करके चलना शुरू कर देता है, 1 स्टेप लेना शुरू कर देता है, अगर आपका बच्चा 2 साल का है और वो क्रॉलिंग कर रहा है, चल नहीं रहा, तो इट्स मीन कि उसके माइलस्टोन डिले हो रहे हैं। अगर बच्चे ने फोनिक्स वगैरह साउंड्स बोलने हैं और वो बच्चा नहीं बोल रहा, तो इट्स मीन कि उसके माइलस्टोन डिले हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, माइलस्टोन के इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एज सून एज पॉसिबल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर माइलस्टोन अचीव्ड हैं और बच्चा फिर हाइपर हो रहा है और बच्चा बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं करता, अगर बच्चे की सोशल इंटरेक्शन कम है, बच्चा जो है वो हिटिंग बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो फिर उसकी बिहेवियर थेरेपी करवानी चाहिए, फिर उसको लेके जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास। और अगर सेवेरिटी पे है तो ऑब्वियसली उसकी मेडिकेशन होगी और फिर मेडिकेशन के बाद उसकी थेरेपी चाहिए। ठीक है, और स्पीच अगर डिले के हवाले से बात करें, एक तो रीज़न होगी ऑटिज़म, ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया ADHD, लेकिन इसके साथ भी कोई अवामिल हो रहे होते हैं कि जो कि बच्चे की स्पीच डिले में प्रॉब्लम क्रिएट कर बिल्कुल रहे ऐसा ही है। स्पीच डिले फिर एक डिसऑर्डर आ जाता है अलग से, जिसकी अलग से फर्दर टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है, अगर फॉर एग्जांपल बच्चा ऑटिज़म में और स्पीच डिले के साथ है, तो हम सबसे पहले ये असेस करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमने सबसे पहले ये असेस करना होता है कि बच्चे के आर्टिकुलेशन का इशू आ रहा है, बच्चे की फोनिक्स का इशू आ रहा है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर आ रहा है, या बच्चे की जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर आ रहा है। ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि स्पीच डिसऑर्डर में होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा 1 वर्ड पे है, तो वो हम बच्चे की जो है वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर पे इसको लेके जाएंगे, ठीक है, बच्चे को वोकैबुलरी के ऊपर लेके आएंगे। बच्चे की 1 वर्ड में है तो बच्चे को 2 वर्ड वोकैबुलरी पे लेके आएंगे, फिर फ्रेजेस पे लेके आएंगे और फिर सेंटेंसेस पे लेके आएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा बच्चा जो है वो 5 साल का है और 3 to 4 वर्ड्स बोल रहा है, तो फिर हम उसको फ्रेजेस पे लेके आएंगे, फिर सेंटेंसेस पे थ्रू विजुअल कार्ड्स, थ्रू ऑल मोटर एक्सरसाइजेस, और ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिसको लेके फिर हमने चलना। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर हमने ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा, स्पीच डिले का इशू आ रहा है, तो वो इनिशियल प्रैक्टिस क्या करें? सबसे पहले तो कम्युनिकेट करें बच्चे के साथ, घर की छोटे छोटे बेसिक टास्क होते हैं ना, बच्चे को वो करवाएं। अगर आपके बच्चे 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो बच्चों को मॉडलिंग थेरेपी करवाएं। एक टेबल पे बच्चों को बिठा के कोई एक स्पेसिफिक टास्क दें, और आपको लग रहा है कि जो बच्चा उस चीज़ का शिकार है, उस फैक्टर का शिकार है, उस बच्चे से इंटरेक्ट करें, उसको बताएं कि ये अगर आप टास्क करोगे तो मैं आपको ये रीइंफोर्समेंट दूंगी। फॉर एग्जांपल हम रीइंफोर्समेंट का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, इसमें ये होता है कि बच्चे की कोई फेवरेट टॉय या फेवरेट चीज़ जो है वो हम यूज़ करते हैं टास्क कंप्लीट करवाने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन जो है, फिर उनको पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि अगर मेरे बाकी बच्चे उस टास्क को उस टाइम पे कवर अप कर रहे हैं और बच्चा नहीं कर रहा, तो वो इट्स मीन डिले में जा रहा है। ये तमाम तो चीज़ें जो है ये लाजमी पेरेंट्स जो है वो मद्देनजर रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो सोसाइटी में इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अगर हम बात करें आज के दौर के हवाले से, तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम आप अपने रिश्तों को दें। ऐसी शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मामलात या अपनी परेशानियों को डिस्कस करने के लिए। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।